तो चलिए दोस्तों, फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। 2 डायमेंशनल मोशन का एक एग्जांपल, रिवर बोट प्रॉब्लम। यहाँ पे हम एक्सलेटेड मोशन को कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में हम एक्सेलेरेशन को ज़ीरो लेके चल रहे हैं। आइडियल कंडीशन टाइप का आप सोचिए। हाँ, हो सकता है रिवर में आप फ्लो कर रहे हैं तो डेफिनेटली थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे डायरेक्शन, बट उसको हम ये सब कंसिडर नहीं कर रहे हैं। बस ये समझिए कि आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उस डायरेक्शन में रिवर के साथ आपकी स्पीड मिला के, या आप जितने भी चल रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से, मतलब एक ही फार्मूला लगाना है आपको यहाँ पे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए अगर आप बात करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो आपकी वेलोसिटी है इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और वर्टिकल डायरेक्शन में जब आप चल रहे हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो आपकी वेलोसिटी है, मतलब मैग्नीट्यूड, वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बस इतना ही ख्याल रखें इसके लिए। तो सबसे पहले रिवर बोट प्रॉब्लम या रिवर मैन प्रॉब्लम, क्योंकि बोट चलाएगा कौन, मैन ही चलाएगा, या मैन खुद तैर के जा रहा है, रिवर स्विमर प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं इसको। याद रखें, 2 डायमेंशनल मोशन का एक एग्जाम्पल है। जैसे मैंने कहा, अगर एक रिवर है और रिवर ऐसे फ्लो रहा है लेफ़्ट टू राइट, तो हमें पार करना है तो रिवर के विड्थ के लॉन्ग ऐसे पार करना होगा डेफिनेटली। अब पार करने के कई तरीके हो सकते हैं। हो सकता है या हम रिवर में बस तैर रहे हैं, तो हो सकता है कि जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में आप तैर रहे हो, तैरना आसान है। जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट जा रहे हैं, तैरना थोड़ा मुश्किल है। तो या हो सकता है, ज़रूरी तो है नहीं ऐसे ही आप किसी एंगल पे तैर रहे हो, तो वही सब हमें केस लेके चलना है। बस वही स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को अलग ट्रीट कीजिए, वर्टिकल डायरेक्शन को अलग ट्रीट कीजिए, इतना आसान है ये बस। तो ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ अजम्पशंस हैं जो मैंने पहले से लिख दिए हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मान लीजिए मैन, अगर वाटर स्टिल है, रुका हुआ है, शांत जल है, उस मतलब नदी फ्लो नहीं हो रही है, उसके फ्लो की स्पीड हम ज़ीरो ले लें वाटर फ्लो की, तो मैन रिवर में कितने से स्विम कर सकता है, उस वेलोसिटी को हम वी बोलते हैं। मीन्स वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर। मतलब अगर मैन सीधे जा रहा है तो सीधे ही चला जाए, मैन पीछे जा रहा है तो पीछे चला जाए, जहाँ जा रहा है वहीं चला जाए, क्योंकि रिवर उसको कहीं लेके नहीं जा रहा है, रिवर रुका हुआ है। तो जब भी मैं स्मॉल वी लिखूंगा तो उसको आप समझेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन इन रिवर, मीन इन स्टिल वाटर। उसके बाद मान लीजिए रिवर फ्लो, रिवर के अंदर का वाटर भी फ्लो करने लगा, मतलब आप पीछे जा रहे थे, रिवर आगे जा रही है, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको ये आगे लेके जाएगी डेफिनेटली। तो हम ये ऐसे लेके नहीं जाते, हम डायरेक्टली पहुंचा देते हैं कि यहाँ से आपको जाना यहाँ था, रिवर आगे जा रहा था तो आप यहाँ पहुँच गए, इस तरीके से। तो अगर वाटर भी फ्लो हो रहा है, मान लीजिए वाटर की स्पीड जो, उसी को वेलोसिटी ऑफ रिवर बोल देंगे हम, वी आर से फ्लो कर रहा है वाटर, तो क्या होगा, तो आपको बाहर से कोई पर्सन देखेगा, जरा इमेजिन करें आप, बाहर से कोई पर्सन जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, वो आपको यहाँ पे देख रहा है कि आप इधर फ्लो हो रहे थे, आपको लग रहा है आप नदी में इधर जा रहे हैं, लेकिन नदी अगर आगे, वाटर आगे जा रहा है तो आप तो ऐसे चले जाएंगे। आप समझ रहे हैं, पीछे जा रहे थे आप, रिवर आगे फ्लो रहा है तो आपको थोड़ा रिवर के डायरेक्शन में भी थोड़ा खींच ले जाएगी आपको। तो मैन को क्या लगेगा, बाहर ग्राउंड फ्रेम में आपकी स्पीड क्या होगी, उसके लिए हम बात करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर हम जानते हैं रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट से, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ मैन हमने कितना निकाल दिया, वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, रिवर में मैन की स्पीड जो है उसी को तो हम वी ले रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, वी प्लस वी आर। अब वेलोसिटी ऑफ मैन मतलब ग्राउंड फ्रेम में बाहर से कोई देखेगा तो उसी को हम, जब भी मैं वी एम लिखूँ मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन, तो ये ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। अब ग्राउंड फ्रेम में जो खड़ा है उसकी स्पीड को हम जीरो मान रहे हैं, मतलब ग्राउंड की वेलोसिटी ऐसे जीरो ले रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एक्चुअल में तो ये होता है वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, बट वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड को अगर हम जीरो ले रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को मैं वी एम लिखूंगा। करेक्ट है, तो आप ये बात का ध्यान रखिए, ये वेक्टर है, मतलब अगर इनके बीच का एंगल जीरो है तो डायरेक्टली v प्लस वी आर हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, अपोजिट है तो यहाँ माइनस लेना पड़ेगा। और अगर किसी एंगल पे है तो वेक्टर फॉर्मूले से वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी के फॉर्म से आपको करना है, बस इतना ध्यान रखना है, वेक्टर का खास ख्याल रखें। और बाकी ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। अगर मैंने कहा कि, फिर से ध्यान रखें, वेलोसिटी ऑफ मैन मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वी रहेगा वेलोसिटी ऑफ मैन इन रिवर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और वी आर है वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर। तो अगर स्विमर उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, बोट या स्विमर जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रहा है, तो इस कंडीशन को हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं। हम बचपन से आप ये नाम सुन रहे हैं, ये डाउन स्ट्रीम का केस हो गया। तो स्विमिंग इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। तो इस केस में अगर हमें वेलोसिटी ऑफ मैन निकालना हो सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या हो जाएगा, वी वेलोसिटी इन स्टिल वाटर मतलब प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि इस में दोनों के बीच का एंगल वेलोसिटी ऑफ पर्सन जो रिवर में था
विद रिस्पेक्ट टू रिवर और वेलोसिटी ऑफ रिवर दोनों ये तो जीरो ही है। तो अब इस फॉर्मूले से देखिए, मैंने यहाँ बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले कि ऐसे केस में जब थीटा जीरो है तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड जो होगा वो ए प्लस बी डायरेक्टली होगा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम स्पीड इसमें मिल सकती है। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, मतलब स्विमिंग इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ रिवर वाटर, तो इसको हम अपस्ट्रीम बोलते हैं। मतलब रिवर तो अभी भी राइट डायरेक्शन में ही फ्लो हो रही है जैसे पहले हो रही थी, बट आप उसके अपोजिट जा रहे हैं, मतलब आप दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे कितना हो रखा है 180 डिग्री। मतलब 180 डिग्री हम जानते हैं, दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे से 180 डिग्री बनाए तो उनका एडिशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है आप जानते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा v माइनस वी आर। यहाँ पे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं इस फॉर्मूले से जो मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले ऊपर बोला था इस तरीके से। तो इस समय मिनिमम वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है। लेकिन ये सब ग्राउंड फ्रेम वाले को फील हो रहा है। मतलब हम डाउन स्ट्रीम बोले चाहे अप स्ट्रीम बोले, दोनों केसेस में मतलब थीटा जीरो हो चाहे थीटा 180 हो, थीटा क्या है एंगल हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर, इन दोनों वेक्टर के बीच में चाहे थीटा जीरो या 180 हो, दोनों कोलिनियर ही है ना, आप देख सकते हैं। तो ऐसे केस तो हमारे लिए आसान है, हम 6, 7, 8 से पढ़ते चले आ रहे हैं जब हम वन वेरिएबल इक्वेशन सॉल्व करते थे, जो या इक्वेशन पढ़ना जब शुरू करते थे मैथ्स में, इसको हम पढ़े हुए हैं। बट व्हाट अबाउट व्हेन द मैन इज क्रॉसिंग द रिवर, मतलब इस तरीके से अगर क्रॉस करे जब उनके बीच में मतलब वी आर और वी के बीच में थीटा और जीरो, थीटा 180 या जीरो ना हो, मतलब नॉन कोलिनियर अगर उसको वो क्रॉस करना चाहे तो क्या होगा। तो हम तीसरा केस जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें यही पढ़ना है। थर्ड केस के बारे में हम बात करते हैं कि इफ द मैन इज क्रॉसिंग द रिवर, इफ द मैन इज क्रॉसिंग द रिवर, और किस तरीके से नॉन कोलिनियर इस बार, मतलब न डाउन स्ट्रीम न अप स्ट्रीम, रिवर दैट इज वी एंड वी आर क्रॉस कर रहा है ना, पहले तो क्रॉस नहीं कर रहा था उसी डायरेक्शन में अपोजिट, मतलब रिवर की लेंथ के अलॉन्ग ही मजे ले रहा था, मूव कर रहा था, स्विम कर रहा था, बट अब कोलिनियर नहीं है, क्रॉस करना चाहता है, इस पार से उस पार जाना चाहता है। तो कैसे, वी एंड वी आर मीन्स वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर आर नॉन कोलिनियर। इस बार हमने जो केस देखा वो कौन सा है, नॉन कोलिनियर, आपको यही पढ़ना है कोलिनियर। तो आप वेक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं, वेक्टर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए, पढ़ने से पहले मैं आपको फिर से एक बार कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विज्ञान कौशल को, और आपको जो भी डाउट्स हो या जो भी टॉपिक आपको पढ़ना होता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। चलिए, तो लेट सपोज मैंने कहा रिवर इस तरीके से मैंने बना दिया और रिवर फ्लो आगे की तरफ हो रहा है। मान लीजिए रिवर फ्लो इधर है इस तरीके से, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। ये रिवर की जो है विड्थ है आपने ले ली, डब्ल्यू या डी जो भी। अब आप इमेजिन करिए कि आप यहाँ से इस पॉइंट से आप किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन, तो यहाँ तो जा नहीं पाएंगे आप, क्यों, इधर आप जाना चाहते थे वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, बट रिवर भी तो आगे फ्लो हो रहा है तो आपको थोड़ा आगे लेके जाएगा। तो ये देखिए दो वेक्टर हो गए, इसका हेड जहाँ खत्म हुआ इसका टेल, मतलब ये एक ही ऑर्डर में है। तो हमारा नेट बाहर से खड़े हुए इंसान को क्या लगेगा, ग्राउंड पर्सन, ग्राउंड फ्रेम में हम अगर देखें तो उसको लगेगा आप यहाँ जा रहे थे आपको रिवर आगे लगी, मतलब आप इधर चले गए, करेक्ट। तो ये देखिए, ये अब वेक्टर से हम जानते भी हैं, वेक्टर ट्रायंगल से क्या है ये वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो दो वेक्टर मतलब v जो सेम ऑर्डर में है, ट्रायंगल लॉ याद होगा आपको तो वही यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो बस वेक्टर का यूज़ करना है। सर ये ज़रूरी है क्या ऐसे, नहीं, वो किसी डायरेक्शन में जाए उस डायरेक्शन को आप देखिए। जैसे इमेजिन करिए आप इसी को, अगर मैं इस कंडीशन को ऐसे कर दूं कि रिवर आपका ये रहा और रिवर आगे की तरफ फ्लो हो रहा है, इमेजिन करिए, करेक्ट, रिवर फ्लो, और आप मान लीजिए थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं, तो क्या होगा, आप वेलोसिटी ऑफ मैन है ना, वाटर में आप इधर जाना चाहते थे स्टिल वाटर, बट रिवर मान लीजिए आपको आगे लेके गया, तो क्या हो जाएगा, ये फिर सेम ऑर्डर में वी एंड वी आर सेम ऑर्डर, तो उनका नेट किधर जाएगा, ये इधर जाएगा, करेक्ट है। तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन हो जाएगा। फिर से ही फॉर्मूला आएगा कि v प्लस वी आर इक्वल टू वी एम, वेक्टर फॉर्म में, फिर से ट्राइंगल लॉ लगा दिया। तो ये जनरल केस है। अब इस जनरल केस को हम दो पर्टिकुलर टाइप के केस में बनाते हैं, है ना, एक दो नॉर्मल केस में हम इसको स्टडी करते हैं। तो एक कि जब हमें रिवर क्रॉस करना है तो दो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म बनाए गए हैं टू क्रॉस द रिवर। मान लीजिए मैन ऐसे कुछ क्रॉस करना चाहता है, बस वेक्टर फॉर्म आपको याद रहे, वेक्टर एडिशन याद है तो इजीली आप समझ जाएंगे। टू क्रॉस द रिवर दो अप्रोच, मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट टाइम, दो केस पढ़ना है। तो
तो पहला केस हम पढ़ने जा रहे हैं, टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, कम से कम टाइम लगे, एक ये केस है शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। और दूसरा केस मिनिमम डिस्टेंस अप्रोच या टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। अब शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम या शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ के केस में, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मिनिमम का हो जाए, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है आप जानते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, पहले हम ये वाला केस पढ़ते हैं, दूसरा वाला ज़्यादा आसान है, हालांकि दोनों आसान है, वेक्टर एडिशन ही तो यूज़ करना है आपको। चलिए, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ कैसे होगा, इसको और नाम से जाना जाता है, पहले यहाँ पे सब क्लियर कर लें आप। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पी है, रिवर इधर फ्लो हो रहा है, तो उसको पूरा रिवर क्रॉस करना है, मतलब कितना डिस्टेंस जाना है, कम से कम डिस्टेंस W। अगर वो इधर पार करेगा, इधर यहाँ पे पहुँचा, तो यहाँ पहुँचने के लिए रिवर आगे जाए, थोड़ा पीछे चला होगा। अगर वो यहाँ पे पहुँचा तो थोड़ा और पीछे चला होगा। हो सकता है कि जहाँ जाना चाह रहा है वहाँ तो नहीं पहुँच पाएगा, रिवर थोड़ा आगे लेके जाएगी। तो ऐसा कुछ चले, एग्जैक्ट जहाँ पे खड़ा था उसके ठीक अपोजिट पॉइंट पे दूसरे बैंक पे पहुँच जाए, इस किनारे से उस किनारे पे ठीक अपोजिट पे पहुँच जाए, मतलब ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। बट यहाँ पहुँचने के लिए उसको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा ना, रिवर का विड्थ जो है अलोंग द विड्थ, मतलब रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के ठीक थोड़ा सा पीछे एंगल पे चलना पड़ेगा, करेक्ट। इधर तो रिवर फ्लो रहा था, ताकि वो यहाँ पे पहुँच जाए। तो अगर हम कुछ इस तरीके से चलें कि ठीक अपने अपोजिट पॉइंट पे दूसरे किनारे पे पहुँच जाएं, तो उसी को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस अप्रोच भी बोल सकते हैं, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्योंकि अगर वो किधर और चढ़ता, मतलब यहाँ पहुँचता तो थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा ही होता, यहाँ पहुँचता थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा ही होता, तो मिनिमम डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस अप्रोच भी बोल सकते हैं इस केस को, या शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, या टू क्रॉस द रिवर इन सच अ वे दैट ही रीचेज एट अ पॉइंट जस्ट अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए, ही रीचेज एट अ पॉइंट जस्ट अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये दोनों केसेस के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन्हीं दोनों केसेस के बारे में चर्चा करूंगा, और वो दोनों केसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस ध्यान रखें, फार्मूला तो बस एक ही है, और एक्स वाई प्लेन है तो एक्स डायरेक्शन के मोशन को अलग ट्रीट करेंगे, वाई डायरेक्शन के मोशन को अलग ट्रीट करेंगे, सेम टाइम में एक डायरेक्शन सेम टाइम की वैल्यू निकाल के दूसरे वाले में पुट कर देंगे। बस आपको करना इतना ही है, थोड़ा सा वेक्टर का ट्रायंगल लॉ आपको याद रहे तो ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें मैंने इस दोनों को एक्सप्लेन किया हुआ है, टू क्रॉस द रिवर के दोनों कंडीशंस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।